हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको जीन में परिवर्तन के कारण जो आपकी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो आपके डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अंतर्गत मैं आपको काफी सारी 5 से 6 जो है वो डिसऑर्डर बताऊंगी, बीमारियां बताऊंगी, जो कि सारी की सारी आपके एग्जाम के व्यू से यदि देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी सिकल सेल एनीमिया के बारे में, देन इसके बाद मैं आपको एल्बिनिज्म के बारे में बताऊंगी, इसके बाद मैं आपको थैलेसीमिया के बारे में बताऊंगी, देन एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे टे सेक्स रोग के बारे में। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से 2 डिसीजेस के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि पहली है आपकी सिकल सेल एनीमिया और दूसरी है आपकी रंजकहीनता यानी एल्बिनिज्म। इन दोनों ही डिसीजेस को काफी ज्यादा मैं आपको बेसिक से बताऊंगी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो दोनों की दोनों जो आपकी बीमारियां हैं वो आपके जीन में परिवर्तन के कारण जो है वो उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसीजेस ड्यू टू जीन म्यूटेशन। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी ज्यादा इजी टॉपिक है आज का आपका। आज की जो मैंने पीपीटी है वो मैंने आपके लिए काफी अच्छी तरह से अरेंज की है विद डायग्राम, काफी इजी लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो ये जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, इसको जो है वो दात्र कोशिका आरक्तता के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये वाला नाम करके पूछा जाता है। सिकल सेल एनीमिया के नाम से तो ये जाना ही जाता है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट इसका दूसरा नाम नहीं जानते हैं, जो कि है आपका दात्र कोशिका आरक्तता। ठीक है, तो जो दात्र कोशिका आरक्तता है इसी को ही कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। फर्स्ट बात आपको क्लियर हुई। अब देखते हैं ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, ये जो 2 डिसऑर्डर है, इनफैक्ट 2 ही नहीं, जितनी भी डिसऑर्डर है, जितनी भी ये बीमारियां हैं, ये सारी आपके जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया, ये भी आपका एक जीन होता है जो कि आपका HBB जीन, इसमें डिसऑर्डर के कारण, इसमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो सुनिए क्या होता है। ये जो आपका सिकल सेल एनीमिया है ये मनुष्य के रक्त से संबंधित रोग होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस रोग का मुख्य कारण एक जीन होता है। एक जीन बोले तो जीन HBB टाइप का एक जीन होता है। इसमें जब डिसऑर्डर उत्पन्न होता है तो आपका सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है, ये आपके ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे होती है, ब्लड में क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। देन इसके बाद कहा गया है ह्यूमन के 23 जोड़ी गुणसूत्र में 11 जोड़ी के गुणसूत्र में HBB जो जीन होता है, इसमें किसी कारणवश परिवर्तन आ जाता है या फिर जीन में म्यूटेशन आ जाता है, तब प्राय आपका सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। आपकी बॉडी में या ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम, और ये जो आपके 46 क्रोमोसोम है ये बटे होते हैं आपके 23 के पेयर में। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें जो आपके 22 पेयर होते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑटोसोम्स, और जो 23 वाला लास्ट वाला पेयर होता है वो कहलाता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। जो आपके 22 पेयर होते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑटोसोम्स, और जो आपका 23 वाला पेयर है ये कहलाता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो आपके 22 वाले पेयर होते हैं उनके अंदर पाया जाता है आपका 11वीं जोड़ी का गुणसूत्र, यानी ऑटोसोम से रिलेटेड ये आपकी बीमारी है। ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड आपकी ये बीमारी है। ऑटोसोम के जो 22 जोड़ी गुणसूत्रों में से जो 11वीं जोड़ी का आपका गुणसूत्र होता है उसमें पाया जाता है आपका एक जीन, जो कि आपका HBB जीन। इस जीन में जब आपका म्यूटेशन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तब आपका सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, जीन कहाँ पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं आपके क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉट 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 करके लाखों मात्रा में आपके जीन प्रेजेंट होते हैं, काफी अच्छी तरह से अरेंज होते हैं। ये आपके क्रोमोसोम के अंदर रेखिक क्रम में अरेंज होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं।
तो जो आपके जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं, अच्छे से अरेंज होते हैं, डॉट डॉट के रूप में पाए जाते हैं। तो जो आपका 11वीं जोड़ी का क्रोमोसोम होता है उसमें पाया जाता है आपका HBB जीन। जब इस HBB जीन में किसी कारणवश परिवर्तन आता है तो आपका सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। देन इसके बाद बात करते हैं, ये जो आपका HBB जीन है जो कि आपके 11वें जोड़ी के गुणसूत्र में प्रेजेंट है, इसका कार्य क्या होता है? ये जो आपका HBB जीन है ये प्रायः हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है आपका HBB जीन। ठीक है, देन ये जो आपका हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, आपके ब्लड में मौजूद होती है RBC। RBC क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं मौजूद होती हैं आपके ब्लड में, आपके रक्त में। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? आपके ब्लड में मौजूद RBC में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में पाई जाती है RBC, उन RBC में आपका ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? ये HBB जीन। ठीक है, तब जब HBB जीन में आपका म्यूटेशन आ जाता है तो आपका सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया आपके ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, HBB जीन के कारण होती है। आपके 23 पेयर में से जो 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स, उनमें पाया जाता है एक आपका 11वीं जोड़ी का क्रोमोसोम। उस 11वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में HBB जीन में जब किसी कारणवश आपका म्यूटेशन होता है, परिवर्तन होता है, तब आपका सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, HBB जीन हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और जो हीमोग्लोबिन होता है वो RBC में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देन इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद बात आती है कि ये जो आपका रोग है सिकल सेल एनीमिया, ये होता कैसे, यानी इसमें होता क्या है इस रोग के अंतर्गत। तो इस रोग में क्या होता है, जो आपका HBB जीन है जब इसमें किसी कारणवश परिवर्तन आता है तो जो आपकी RBC है यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं, वो सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ कर क्या होती है, हंसिया के आकार की हो जाती हैं, यानी सिकल शेप्ड हो जाती हैं। सिकल शेप्ड होने के कारण जो आपकी नॉर्मल RBC है वो सिकल शेप्ड जो RBC है उसमें परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में शो हो रहा है, ये है आपकी नॉर्मल RBC और ये है आपके हंसिया के आकार के RBC। तो ये सिचुएशन कब होती है, जब आपका HBB जीन में परिवर्तन आ जाता है किसी कारणवश, तो आपकी नॉर्मल RCB जो है वो चेंज हो जाती है सिकल शेप्ड RBC में। ये देखिए आप यहाँ पर आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, नॉर्मल RBC गोल गोल होती है, बढ़िया तरीके की होती है, लेकिन जब सिकल सेल की एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी RBC का शेप जो है वो पूरा चेंज हो जाता है, नुकीली इस टाइप की हंसिया के आकार की हो जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब सिकल सेल की प्रॉब्लम आती है तो आपके रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप्ड हो जाती है। सो ये आपको क्लियर हुआ सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आपकी RBC चेंज हो जाती है, बदल जाती है, उनका शेप चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आपका जो HBB जीन है इसमें परिवर्तन आ जाता है। इसमें परिवर्तन आने से आपकी RBC सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़कर हंसिए की आकार की हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है इस रोग का मुख्य कारण हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन होता है जो कि HBB जीन के कारण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस रोग में क्या हो रहा है, RBC जो है इनका पूरा का पूरा शेप चेंज हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या हुआ, हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन। हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन से क्या होता है, आपकी जो RBC है वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ कर इनका शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने से ये आपका सिकल सेल एनीमिया का डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण क्या होता है, आपका HBB प्रकार का जीन। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है ये रोग जो है वो होता कैसे, यानी जो आपका सिकल सेल एनीमिया है इसमें जो आपकी RBC है ये RBC हंसिया शेप्ड आखिरकार हो क्यों जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। जो आपका हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है वो एक मॉलिक्यूल आपका 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसमें आपकी 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं
और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कैसा क्या होता है इनकी अल्फा श्रृंखला और कैसी क्या होती है इनकी बीटा श्रृंखला। फिलहाल आप इतना जानिए कि आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का बना होता है, जिसमें आपकी 2 जो है वो अल्फा पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं और 2 जो है वो आपकी बीटा पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है। ठीक है, इतना हुआ आपको क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से आपकी अल्फा बीटा श्रृंखलाएं और किस टाइप से आपकी बीटा जो है वो श्रृंखलाएं होती हैं। ये देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की ये है आपकी बीटा चेन और इनमें आपके पाए जाते हैं अमीनो एसिड। ये सारे आपके अच्छी तरह से अरेंज होते हैं अमीनो एसिड और इसी टाइप से आपके अरेंज होते हैं। पहले आपका वेलिन पाया जाता है अल्फा श्रृंखला में, देन 6 नंबर में पाया जाता है आपका ग्लूटामिक एसिड। और जो आपकी बीटा श्रृंखला है, बीटा श्रृंखला में चेंज हो जाता है आपके हीमोग्लोबिन में। आगे मैं आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगी। इसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे वेलिन आ जाता है और 6 नंबर पे वेलिन आ जाता है, जिस कारण से आपका सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन देखने को मिलती है। और ये प्रॉब्लम कहाँ होती है, आपकी बीटा चेन में होती है। अल्फा चेन तो अच्छी भली बनी रहती है, फर्स्ट में आपका वेलिन और 6 पे आपका ग्लूटामिक एसिड अच्छा भला बना रहता है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम आती है तो आपकी बीटा चेन में क्या होता है, 6 नंबर पर वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर। चलिए अब हम देखते हैं आगे थ्योरी को क्या कहा गया है। कहा गया है कि हीमोग्लोबिन का आपका एक मॉलिक्यूल बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, जिसमें 2 आपकी अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और 2 आपकी बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया है बीटा श्रृंखला में क्या होता है, 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बीटा श्रृंखला होती है इसमें पाया जाता है आपका 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, यह है आपकी बीटा श्रृंखला, नॉर्मल बीटा श्रृंखला, और इसी टाइप की होती है आपकी अल्फा श्रृंखला। ठीक है, तो बीटा श्रृंखला में क्या होता है, आपका 6वें स्थान पर, यह है पहला स्थान, यह है दूसरा, यह है तीसरा, यह है चौथा, यह है 5वां और यह है 6वां। तो क्या होता है, ये 6वें स्थान पर पाया जाता है आपका ग्लूटामिक एसिड बीटा श्रृंखला पर। यह है आपकी बीटा श्रृंखला और इसी टाइप की होती है आपकी अल्फा श्रृंखला। ठीक है, तो बीटा श्रृंखला में पाया जाता है आपका ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है, अप्रभावी HBB जीन में परिवर्तन के कारण बीटा श्रृंखला में 6वें स्थान पर उपस्थित ग्लूटामिक एसिड वेलिन अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या होता है बीटा श्रृंखला में, क्या होता है, जब सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन बनती है तो 6वें स्थान पर मौजूद आपका ग्लूटामिक एसिड परिवर्तित हो जाता है आपका वेलिन अमीनो एसिड में। ठीक है, वेलिन अमीनो एसिड में जब आपका 6वें स्थान पर मौजूद ग्लूटामिक एसिड जब वेलिन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है तो आपके सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन देखने को मिलती है। ये आपकी बीटा श्रृंखला में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही कहा गया है, अप्रभावी HBB जीन में परिवर्तन के कारण बीटा श्रृंखला में 6वें स्थान पर उपस्थित ग्लूटामिक एसिड वेलिन अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, या फिर सिकल सेल एनीमिया की डिसीजेस का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, यह है आपका पूरा का पूरा डायग्राम। यहाँ देखिए नॉर्मल कंडीशन है और यहाँ पर आपकी सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है। यहाँ पर आपके नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका HBB जीन में परिवर्तन के कारण यहाँ पर आपका सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन देखने को मिलती है। तभी ये आपकी हशिया के आकार की RBC मौजूद है और यहाँ पर आपकी नॉर्मल RCB जो होती है आपके ब्लड में पाई जाती है वो प्रेजेंट है। ये है आपके सारे के सारे अमीनो एसिड, नॉर्मल चेन में आप देख सकते हैं अल्फा श्रृंखला में, देन बीटा श्रृंखला में आप देख सकते हैं। ये है आपका वेलिन फर्स्ट स्थान पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ पर प्रेजेंट है आपका ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन बनी तो क्या हुआ, आपका ये जो आपकी बीटा श्रृंखला है यहाँ पर क्या होता है, ये 6वें स्थान पर होना था आपका ग्लूटामिक एसिड, बट गलती से आ जाता है आपका वेलिन अमीनो एसिड। गलती से नहीं, ये आ जाता है आपका HBB जीन में परिवर्तन के कारण यहाँ पर आ जाता है आपका वेलिन अमीनो एसिड 6वें स्थान पर, इसलिए आपकी सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो आशा करती हूँ ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। यही कहा गया है, क्या होता है आपकी बीटा श्रृंखला में 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है,
HBB जीन में परिवर्तन के कारण जो आपका ग्लूटामिक एसिड है वो आपका वैलिन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो आपकी नॉर्मल RCB है वो आपकी चेंज हो जाती है हंसिए के आकार की RCB में, और आपका जो है वो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही है पूरा का पूरा आपका सिकल सेल एनीमिया। मैंने आपको बताया किस टाइप से होता है, इस रोग का कारण कौन सा जीन होता है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद सिकल सेल एनीमिया में जो आपकी RBC है किस टाइप की हो जाती है, हंसिए के आकार की हो जाती है। जीन इसमें HBB जो है वो वर्क करता है। तो ये हुआ आपकी सिकल सेल एनीमिया, और इसे दात्र कोशिका आरक्तता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आपको बेसिक से बताया इस डिसीज के बारे में। अब हम देखते हैं सेकंड है आपकी रंजकहीनता, और इसे एल्बिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। सो ध्यान से सुनिएगा, रंजकहीनता में क्या होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हेयर, स्किन और जो आईज होती हैं इनका कलर चेंज हो जाता है रंजकहीनता में या फिर एल्बिनिज्म में। कैसे क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। ह्यूमन में, मानव में त्वचा, बाल, आंखों की पुतली का जो रंग है वो मेलेनिन नामक पिगमेंट या पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहां से आपका 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि मानव में जो त्वचा पाई जाती है, जो बाल पाए जाते हैं और जो आंखें होती हैं, आंखों की जो पुतली होती है, उनका रंग किस वजह से होता है। तो आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। इनका जो कलर है वो आता है आपका मेलेनिन नामक पिगमेंट के कारण। मेलेनिन नामक पिगमेंट जब आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा तभी आपके बालों का रंग अच्छा खासा ब्लैक होगा, स्किन का रंग हल्का सा ब्राउन टाइप होगा, स्किन कलर होगा, और आंखें जो है वो नॉर्मल ब्लैक रहनी चाहिए, उस टाइप की पुतली होगी। यदि आपका मेलेनिन प्रेजेंट नहीं है तो आपके वाइट बाल हो जाएंगे, स्किन भी वाइट हो जाएगी, और आपकी आंखें जो है वो हल्की सी रेड या फिर पिंक कलर की हो जाती हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है रंजकहीनता में। रंजकहीनता या एल्बिनिज्म में क्या होता है, जो आपकी आंखें हैं वो पिंक कलर की हो जाती हैं या रेड कलर की हो जाती हैं मेलेनिन की अनुपस्थिति के कारण। मेलेनिन की अनुपस्थिति में त्वचा व्हाइट कलर की हो जाती है, बाल भी व्हाइट कलर के हो जाते हैं, और जो आंखों की पुतलियां हैं वो गुलाबी रंग की या रेड रंग की हो जाती है। क्यों हो जाती है? मेलेनिन की अनुपस्थिति के कारण। जिस व्यक्ति को रंजकहीनता की प्रॉब्लम होती है उन्हीं में ये सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्मल इंसान में मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है और उनके बाल अच्छे खासे ब्लैक होते हैं, आंखों का कलर जैसा रहना चाहिए वैसा रहता है, त्वचा का कलर जैसा रहना चाहिए वैसा रहता है। लेकिन जब एल्बिनिज्म से ग्रसित व्यक्ति हो जाता है उनके अंदर ये सारे कलर परिवर्तित हो जाते हैं, स्किन का कलर परिवर्तित हो जाता है, बाल और त्वचा का कलर, बाल और आंखों की पुतलियां का कलर परिवर्तित हो जाता है। तो इस दशा को कहते हैं एल्बिनिज्म। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मेलेनिन है इसका निर्माण कैसे होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारी बॉडी में पाया जाता है टायरोसिन अमीनो एसिड। हमारी बॉडी के अंदर सभी ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड क्या करता है, ये जो आपका टायरोसिन अमीनो एसिड है ये आपका डोपा का निर्माण करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये डोपा क्या होता है। तो ये जो डोपा है इसकी फुल फॉर्म होती है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन ये होती है डोपा की फुल फॉर्म। और इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण करता है आपका टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो है वो डोपा का निर्माण करता है। ये जो डोपा होता है ना, इसी से आपका मेलेनिन का निर्माण होता है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ मेलेनिन का निर्माण कैसे होता है। हमारे अंदर पाया जाता है टायरोसिन अमीनो एसिड। ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है ये डोपा का निर्माण करता है, और ये जो डोपा है ये आपका मेलेनिन का निर्माण करता है। और ये जो आपका मेलेनिन है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका मेलेनिन है इसे रंगा पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में कुछ जो ऑर्गन है वहां पर, और हमारी आईज, हमारी त्वचा, हमारे हेयर्स, इन सब में जो है वो कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे जो है वो रंगा पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप रिएक्शन में देख सकते हैं, ये है टायरोसिन जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है।
इससे होता है आपका डोपा का फॉर्मेशन। डोपा क्या होता है? डोपा होता है आपका डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, ठीक है। देन इसके बाद ये जो डोपा है इससे आपका निर्माण होता है मेलेनिन का, मेलेनिन या फिर कहा जाए तो रंगा पिगमेंट का, ठीक है। इस टाइप से आपकी बॉडी में मेलेनिन का निर्माण होता है, तभी आपकी बॉडी में त्वचा, बाल और आंखों का कलर आता है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं एल्बिनिज्म होता कैसे, यानी मेलेनिन का निर्माण कैसे नहीं होता है बॉडी के अंदर, तो उस व्यक्ति को एल्बिनिज्म से ग्रसित हो जाता है। वो व्यक्ति एल्बिनिज्म से कैसे ग्रसित हो जाता है अब हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगी सारी जीन से प्रभावित होंगी, यानी जीन में जब किसी न किसी कारणवश डिसऑर्डर उत्पन्न होगा, जीन में किसी न किसी कारणवश जब परिवर्तन उत्पन्न होगा, तभी आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एल्बिनिज्म में कौन सा रोग कारण बनता है? एल्बिनिज्म में कारण बनता है आपका जीन ए। एक अप्रभावी जीन होता है, इसका नाम है जीन ए। ये जो जीन ए, इसी में परिवर्तन के कारण आपका एल्बिनिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या होता है? इस अप्रभावी जीन ए की उपस्थिति के कारण आपका टायरोसिनेज अमीनो एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है। अब आपको क्लियर हुआ? ये जो अप्रभावी जीन ए है, ये हमारी बॉडी में टायरोसिनेज एंजाइम का ही निर्माण नहीं होने देता है। जब हमारे टायरोसिनेज एंजाइम का ही निर्माण नहीं होगा, तो हमारे डोपा का भी निर्माण नहीं होगा। जब हमारे डोपा का निर्माण नहीं होगा, तो बेचारा ये कैसे मेलेनिन का निर्माण कर लेगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको क्या होता है? ये जो आपका अप्रभावी जीन है, ये हमारी बॉडी में टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होने देता। इसी के कारण आपका डोपा का निर्माण में भी बाधा आती है। डोपा के निर्माण में जब बाधा आती है, तो इस कारण से आपका मेलेनिन का निर्माण भी नहीं हो पाता है, और इससे आपके एल्बिनिज्म का विकार पैदा हो जाता है, एल्बिनिज्म की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ये देखिए, ये जो आपका है जीन ए, इसके कारण आपका टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है। यहाँ पर आपका जीन ए वर्क करता है, यहाँ से आपका डोपा का निर्माण भी नहीं हो पाता है। जब डोपा का निर्माण नहीं हो पाता है, तो आपका मेलेनिन नामक पिगमेंट का भी निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस टाइप से होता है आपका एल्बिनिज्म की प्रॉब्लम, ठीक है। आपको क्लियर हुआ? इसका मेन कारण होता है आपका अप्रभावी जीन ए, ठीक है। देन इसके बाद कहा गया है, अतः एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में मेलिन नामक पिगमेंट का निर्माण नहीं हो पाता है। मेलिन का निर्माण ना होने से बॉडी का रंग, आईज का रंग, हेयर का रंग जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस बच्ची के जो हेयर है वो व्हाइट है, स्किन भी कहीं ना कहीं व्हाइट है, और ये जो आपकी आंखें होती हैं हल्की रेड या फिर पिंक कलर की हो जाती है इससे ग्रसित व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा कारण क्या हुआ? इसका पूरा का पूरा कारण होता है जीन ए। अप्रभावी जीन ए के कारण मेलेनिन का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आपकी जो बीटा श्रृंखला होती है उसमें 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो एसिड आ जाता है, जिसके कारण जो आपकी आरबीसी है वो हशिया के आकार की हो जाती हैं। इस कारण से आपकी सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो आशा करती हूँ दोनों आपको जो डिसऑर्डर है वो क्लियर हुए होंगे। सबसे पहला आपका सिकल सेल एनीमिया और दूसरा आपका एल्बिनिज्म। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, और जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में क्लियर करेंगे, उसको भी मैं आपको काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।